Hello everyone, welcome to Science Concepts Hub. In the last video, we discussed about various type of microorganisms and use of microorganisms in our daily life. We are starting with today. So what is the role of microorganisms? How they are our friends? आज हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे फ्रेंड्स किस तरह से हैं. सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एज आर फ्रेंड्स. तो सबसे पहला यूज़ इसमें क्या है, दैट इज़ यूज़ इन फूड आइटम्स को प्रिपेयर करने में हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करते हैं. फर्स्ट इज़ द कर्ड एंड चीज़ फॉर्मेशन, दही बनाने में और पनीर बनाने में. आपने देखा होगा कि जो हमारी जो कर्ड है दैट कंटेन्स बैक्टीरिया दैट इज़ नोन एज, कौन सा बैक्टीरिया उसमें प्रेजेंट होता है, लैक्टोबैसिलस, दैट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, जो कर्ड बनाने में हेल्पफुल होता है. एंड एट फेवरेबल टेम्परेचर इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क. ये एक फेवरेबल टेम्परेचर पे मिल्क के अंदर अपना नंबर इंक्रीज करता है एंड कन्वर्टेड इनटू कर्ड, और इसको कन्वर्ट कर देता है कर्ड के अंदर. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सम बैक्टीरिया एंड फंजाई आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ चीज़, और चीज़ को बनाने में कुछ बैक्टीरिया और फंगस का भी यूज़ किया जाता है. ये बहुत सारी फैक्ट्रीज़ में जहाँ लार्ज क्वांटिटी में, जैसे आप लोग देखते हो लक्ष्य डेयरी है, वीटा मिल्क प्लांट है, वेरका मिल्क प्लांट है, वहाँ पे जो कर्ड लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस करी जाती है, चीज़ जो लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस किया जाता है, तो वहाँ पे कुछ बैक्टीरिया और फंजाई का यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट हमारे पास इसका यूज़ है दैट इज़ फर्मेंटेशन प्रोसेस इन बेकरी के अंदर फर्मेंटेशन प्रोसेस में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज़ किए जाते हैं. देखते हैं कहाँ यूज़ किए जाते हैं, लेट्स रीड इट. सो इसमें गिवन है आपके पास, फंजाई लाइक यीस्ट रिप्रोड्यूस रैपिडली, जो फंगस है वो रिप्रोडक्शन बहुत फास्ट करती है एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और कौन सी गैस प्रोड्यूस करती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करती है. दिस गैस व्हेन ट्रैप्ड इन डो, जब ये गैस डो के अंदर, डो आटा गूंथा हुआ होता है उसको, दैट इज कॉल्ड एज डो, या बैटर के अंदर जब ये लार्ज क्वांटिटी में गैस इकट्ठी हो जाती, कॉजेज इट टू इंक्रीज इन वॉल्यूम, जिससे उसका वॉल्यूम जो होता है इंक्रीज हो जाता है, उसका अमाउंट इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि वो फ्लफ़ी बन जाती है, फ्लफ़ी और सॉफ्ट बन जाती है. जैसे आपने देखा है ना, आपकी मम्मा जब डो भटूरे बनाने के लिए डो का यूज़ करती हैं, या फिर इडली बनाने के लिए डो बनाती हैं, तो उसके अंदर जब वो बेकिंग सोडा डालती हैं या उसके अंदर कुछ दही मिला दी जाती है, बिकॉज ऑफ दही में बैक्टीरिया होते हैं जिससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है, और जिसकी वजह से वो फ्लफ़ी और सॉफ्ट बनता है. ठीक है, तो इस तरह से हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं. नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास है अल्कोहलिक बिवरेजेस. थर्ड हमारे पास इसका यूज़ है दैट इज़ अल्कोहलिक बिवरेजेस. अल्कोहल की बिवरेजेस बनाने में इसका यूज़ करते हैं. अल्कोहलिक बिवरेजेस क्या होती है, अल्कोहल बेस्ड जो आइटम्स हैं, जैसे वाइन है, अल्कोहल है, एसिटिक एसिड है, इनके अंदर क्या यूज़ किया जाता है, फंजाई इज़ यूज्ड, जैसे यीस्ट, जिस तरह की फंजाई जो है वो यूज़ करी जाती है. कन्वर्ट नेचुरल शुगर, क्योंकि जो हमारे अल्कोहल बिवरेजेस कैसे बनाई जाती है, जो चीनी होती है आपके घरों में यूज़ होती है, या गुड़ होता है, उसको पानी में घोल देते हैं, उसके बाद उसमें यीस्ट डाल देते हैं. वो यीस्ट क्या करती है, वो यीस्ट उसको कन्वर्ट कर देती है इनटू द अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट कर देती है. सो प्रेजेंट इन द फंजाई क्या करेगी, दैट like yeast convert natural sugars present in the cereals of fruits into अल्कोहल में कन्वर्ट कर देती है. एंड अल्कोहल इज़ यूज टू मेक अल्कोहलिक बिवरेजेस, और अल्कोहल का यूज़ किया जाता है अल्कोहलिक बिवरेजेस बनाने में. एसिटिक एसिड में कॉमनली जिसको हम विनेगर कहते हैं, वहाँ पे भी इस प्रोसेस का यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट है उसके बाद हमारे पास एक्टिविटी 1. लेट अस सी द एक्टिविटी. टेक 5 बीकर्स एंड लेबल देम ABCD E. ये 5 बीकर्स हमें बता दिए लेने के लिए कि ABCDE 5 बीकर्स हमने लेने हैं. अब हम उनको लेबल कर सकते हैं मार्कर पेन से. अब पुट 200 ml ऑफ मिल्क इन ईच ऑफ द 5 बीकर, पाँचों में हम 200 ml मिल्क डाल देते हैं. हीट द मिल्क इन 4 बीकर्स, पहले 4 बीकर्स में हम हीट कर देते हैं टू द टेम्परेचर मैंशन इन द टेबल, जो आपके पास गिवन है. फर्स्ट को हम 40 डिग्री तक हीट करेंगे, सेकंड को हम 50 डिग्री तक, थर्ड को हम 60 डिग्री तक, फोर्थ को हम 100 डिग्री तक हीट करते हैं. और उसके बाद हम नेक्स्ट हीट करते हैं
ये हमारे पास लास्ट हमारे पास है 5 to 8 डिग्री, इसको हम हीट नहीं करेंगे, 5 to 8 डिग्री फ्रीज़र में हम इसको रख देंगे फिफ्थ वाले बीकर को। सो पुट द बीकर इन सेपरेट कार्डबोर्ड, बीकर को हम सेपरेट कार्डबोर्ड में रख देते हैं। हीट द मिल्क इन द फर्स्ट 4 बीकर्स टू द टेम्परेचर मैंशन इन द टेबल, हमने पढ़ लिया। नाउ ऐड अ टेबल स्पून फुल ऑफ कर्ड इन ईच बीकर, हम हर एक के अंदर क्या डालेंगे, कर्ड डाल देंगे। ठीक है, अब हम इसमें हर एक में कर्ड डाल देते हैं। क्या देखेंगे हम कर्ड डालने के बाद, व्हाट विल वी ऑब्जर्व, क्या देखने को हमें मिलेगा इसके अंदर, कवर ईच बीकर विद एन इन्वर्टेड बैटर डिश, सबको हम कवर कर देंगे। सपोज हमने 5 बीकर लिए, फर्स्ट वाले को हमने 40 डिग्री पे हीट किया, 50 पे, फिर 60 पे, फिर 100 पे, और लास्ट वाला जो है उसको हमने हीट ना करने की बजाय उसको हमने फ्रिज में रख दिया। पुट द बीकर्स इन सेपरेट कार्डबोर्ड बॉक्स, कार्डबोर्ड बॉक्स में हमने उसको रखा, और इंसुलेटेड कंटेनर, इंसुलेटेड हम कंटेनर कौन से ले सकते हैं, थर्मोकोल के, जो आपके घर में थर्मोकोल आप यूज़ करते हैं ना, दैट इज़ इंसुलेटेड कंटेनर, तो उसमें हम उसको रख सकते हैं। उसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा दही डाल के, कर्ड डाल के, एक एक चम्मच भर के डाल के इसको रख सकते हैं। यू मे रैप ईच बीकर इन थिक टॉवल टू हेल्प मेंटेन देयर रिस्पेक्टिव टेम्परेचर, या फिर हम उसके चारों तरफ टॉवल को रैप कर सकते हैं ताकि उसका जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे। पुट द फिफ्थ बीकर इन द फ्रिज, फ्रिज के अंदर हम उसको रख देंगे। अगेन आफ्टर मिक्सिंग अ टेबल स्पून फुल ऑफ कर्ड, सबके अंदर हमने दही डाली है तो इसके अंदर भी हम दही डाल के फ्रिज में रख देंगे। लीव द बीकर्स अनडिस्टर्ब्ड फॉर 3 to 4 आवर्स, 3 से 4 घंटे के लिए हम इसको छोड़ देंगे। हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, व्हाट विल बी ऑब्जर्व, जो 40 डिग्री टेम्परेचर है, 40 डिग्री मिल्क, उसमें हमने ऑब्जर्व क्या करना है, वी हैव टू ऑब्जर्व द हैज़ द मिल्क बीन कन्वर्टेड टू कर्ड, क्या मिल्क से दही बनी है, येस और नो, वी विल सी। तो फर्स्ट वाले में कर्ड विल बी फॉर्म्ड, फर्स्ट वाले में दही जो है वो बन जाती है, सेकंड वाले में भी दही बन जाती है, ठीक है, लेकिन थर्ड और फोर्थ बीकर में दही नहीं बनती। क्यों नहीं बनती, क्योंकि टेम्परेचर जो है, जो ग्रोथ होती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, वो 40 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा अच्छे से होती है, बट 60 to 100 डिग्री सेल्सियस पे जो ग्रोथ होती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वो नहीं होती, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किल हो जाते हैं। और लास्ट वाला अगर हम देखते हैं, इसमें भी कर्ड नहीं बनेगी। क्यों, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ग्रो करने के लिए जो टेम्परेचर है वो सुटेबल नहीं है। सो फर्स्ट वाले में और सेकंड वाले में कर्ड में बी फॉर्म्ड, बट इन द लास्ट 3 बीकर्स द कर्ड मे नॉट बी फॉर्म्ड। सो इसके अंदर हम देखते हैं नेक्स्ट, उसके बाद हमारे पास गिवन है मोस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट मैक्सिमम ग्रोथ। तो इससे, इस एक्टिविटी से हमें क्या पता चलता है कि जो ज़्यादातर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो 30 से 45 डिग्री तक ही ग्रो करते हैं, 50 वाले में भी चांसेस हैं ना बने। ठीक है, सो इट इज़ फॉर दिस रीज़न वी स्टोर पेरिशेबल मटेरियल इन द फ्रिज, इसीलिए हम जो ख़राब होने वाली चीज़ें हैं, जो रेगुलर यूज़ में आने वाली पेरिशेबल मटेरियल हैं, उनको हम फ्रिज में रखते हैं ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें ग्रो ना कर सकें। मिल्क टेस्ट स्वीट, मिल्क का टेस्ट मीठा होता है क्योंकि इसमें एक शुगर होती है जिसका नाम क्या होता है, लैक्टोज शुगर। और जो हमने दही डाली है उसमें क्या होता है, इट कंटेन्स बैक्टीरिया जिसका नाम क्या है, लैक्टोबैसिलस। अब ये लैक्टोबैसिलस क्या करता है, लैक्टोज शुगर को कन्वर्ट कर देता है किसमें, लैक्टिक एसिड में। सो लैक्टोज इन मिल्क इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड। इस वजह से मेन रीज़न क्या है, लैक्टिक एसिड बना देगा और इस वजह से दूध से दही बनती है। ठीक है, और उसका टेम्परेचर कितना है, द टेम्परेचर रेंज शुड बी 30 डिग्री टू 45 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो अगर टेम्परेचर 30 डिग्री से 45 डिग्री सेल्सियस तक रखा गया है तो वो मिल्क कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है, अदरवाइज वो कर्ड में कन्वर्ट नहीं होता। 50 तक भी हो जाता है, देखने को मिल जाता है हमें, बट इससे ज़्यादा वाली रेंज पे देयर विल बी नो फॉर्मेशन ऑफ कर्ड टेक प्लेस। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास आता है सीवेज ट्रीटमेंट। तो ये तो हमारे पास फ़ायदे थे ही बैक्टीरिया के, बट इसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिज्म और कहाँ यूज़ होते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट में। सीवेज ट्रीटमेंट क्या होता है बेटा, सीवेज को ट्रीट करना, सीवेज को यूज़ करना। कैसे हम इसको यूज़ करेंगे, सम बैक्टीरिया आर यूज्ड इन बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज। कुछ बैक्टीरिया को सीवेज के ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है। जैसे बैक्टीरिया होते हैं लार्ज क्वांटिटी में ग्रो कर आए हुए इन द पाउडर्ड फॉर्म्ड, तो हम उसको क्या करते हैं, जो पाइप्स अंदर से रुक जाती हैं उसके अंदर डाल देते हैं, जहाँ कहीं सीवेज रुका हुआ है पाइप्स के अंदर, उसके अंदर डाल देते हैं। और फिर हम जब उसको डालते हैं
या पाइप्स के अंदर रुका हुआ तो डाल देते हैं, या फिर हम लोग जो एक पूरे एक सिटी का या जो भी हमारे पास सीवेज इकट्ठा होके आता है एक बड़े टैंक में उसको इकट्ठा कर लेते हैं, फिर हम उसके अंदर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डाल देते हैं। तो उससे क्या होता है, उससे वो बैक्टीरिया उसको कन्वर्ट कर देते हैं इनटू द सिंपल सब्सटेंसेस। तो सम बैक्टीरिया आर यूज्ड इन बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट। इंडस्ट्रियल वेस्ट को यूज़ करा जाता है, ट्रीट किया जाता है, बायोलॉजिकली ट्रीट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एंड दिस इज नोन एज एफ्लुएंट। क्या बोलते हैं इसे हम? एफ्लुएंट। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज बायो ऑगमेंटेशन। ठीक है, जो कचरा होता है, सीवेज होता है, उसको हम बोलते हैं एफ्लुएंट, और एफ्लुएंट को ट्रीट करना, उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से उसको कॉम्प्लेक्स को सिंपल में ब्रेक करना, दैट इज कॉल्ड एज बायो ऑगमेंटेशन। बायो मीन्स लिविंग, ऑगमेंटेशन मीन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से एफ्लुएंट को ट्रीट करना, दैट इज कॉल्ड एज बायो ऑगमेंटेशन। तो बायो ऑगमेंटेशन की प्रोसेस से हम सीवेज को, कॉम्प्लेक्स सीवेज को सिंपलर में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास आता है इम्पॉर्टेंस इन ह्यूमन हेल्थ। इम्पॉर्टेंस इन ह्यूमन हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ के लिए क्या इंपॉर्टेंस है इसकी? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूजफुल इन ह्यूमन हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ में कैसे यूजफुल होते हैं? सबसे पहले है मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ सम एनिमल्स हेल्प इन डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन आर लार्ज इंटेस्टाइन हेल्प इन बॉवेल मूवमेंट। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट जो हमारे एलिमेंट्री कैनाल में होते हैं, एलिमेंट्री कैनाल पता है क्या होती है? जो हमारी माउथ से लेके फूड पाइप से हमारी स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, तो उनके अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे अंदर भी और कुछ एनिमल्स के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं, जितने भी एनिमल्स होते हैं उनके अंदर भी, तो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड में हेल्प करते हैं। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द लार्ज इंटेस्टाइन इन हेल्प इन बॉवेल मूवमेंट, और जो बैक्टीरिया लार्ज इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है वो बॉवेल मूवमेंट, जो खाना उसमें से पास होके जा रहा है उसकी मूवमेंट में हेल्प करते हैं, क्योंकि बहुत लंबी पाइप होती है, अबाउट 8 to 9 मीटर्स लॉन्ग होती है हमारी एलिमेंट्री कैनाल, उसमें से फूड अपने आप पुश होना आसान नहीं है। तो उसकी बॉवेल मूवमेंट करने में कौन हेल्पफुल होता है? द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द लार्ज इंटेस्टाइन। नेक्स्ट इसके बाद सेकेंड हमारे पास आता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर ऑल्सो यूज इन प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक बनाने में यूज़ किए जाते हैं। अब ये एंटीबायोटिक्स क्या है? एंटीबायोटिक मीन्स दीज आर द केमिकल्स विच इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ अदर हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखो बेटा, एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? एंटीबायोटिक्स वो केमिकल्स होते हैं विच आर प्रोड्यूस्ड बाय वन काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो एक तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म बनाते हैं और दूसरे किसी और टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को वो किल कर सकते हैं, उनको ख़त्म करने में वो हेल्पफुल होते हैं। आप यूज़ करते हैं ना, जब आपको कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक्स की टैबलेट्स और एंटीबायोटिक्स की कैप्सूल्स आपको प्रिस्क्राइब करते हैं। तो वो उनके अंदर वो क्या होते हैं, वो एंटीबायोटिक्स है क्या चीज़? दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय वन काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड दीज आर हार्मफुल फॉर अदर काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। क्या करते हैं? दोनों हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ये किल करने में हेल्प करते हैं बाय अफेक्टिंग देयर लाइफ प्रोसेसेस, उनकी लाइफ प्रोसेसेस को रोक देते हैं, जिससे उसको किल कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेनिसिलिन। पेनिसिलिन क्या है? एक ऐसी एंटीबायोटिक है जो एक फंगस से मिलती है जिसका नाम क्या है? पेनिसिलियम नोटेटम। ठीक है, तो पेनिसिलिन, व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ पेनिसिलिन? पेनिसिलिन का ओरिजिन क्या है? दैट इज़ पेनिसिलियम नोटेटम। पेनिसिलियम नोटेटम एक फंगस का नाम है जिससे हमें कौन सी एंटीबायोटिक मिलती है? पेनिसिलिन। उसके अलावा कौन सा है? स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन। दीज आर द एंटीबायोटिक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम फंजाई एंड बैक्टीरिया, जो हमें फंगस और बैक्टीरिया से मिलते हैं। नेक्स्ट आता है एंटीबायोटिक्स आर एक्सट्रीमली इफेक्टिव इन द ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस माइक्रोबियल इन्फेक्शन। जो एंटीबायोटिक्स हैं हमारी बॉडी में किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो, हमारे इंटेस्टाइन का इन्फेक्शन हो, हमारे स्टमक में इन्फेक्शन हो, हमारी स्किन पे कोई इन्फेक्शन हो, तो बहुत सारी अलग अलग टाइप की एंटीबायोटिक्स इन्फेक्शन को क्योर करने में हेल्प करती हैं। टीबी को क्योर करने में हेल्प करती हैं, कोलेरा कोलेरा मतलब हैजा को क्योर करने में हेल्प करती है। हाउएवर एंटीबायोटिक शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ क्वालिफाइड डॉक्टर। तो एंटीबायोटिक हमेशा किसकी? क्वालिफाइड डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन में ही लेनी चाहिए, अपने आप नहीं लेनी चाहिए। एंड दैट टू ओनली इन द प्रिस्क्राइब डोजेज, और जितनी डोजेज वो बताएं उतनी ही लेनी चाहिए, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है
अब इसका रीज़न क्या है, क्यों हमें कम नहीं लेना चाहिए? नॉट कंप्लीटिंग द प्रिस्क्राइब्ड कोर्स में मेक दैम इनइफेक्टिव व्हेन यूज्ड इन फ्यूचर। ऐसा क्यों होता है? जब कभी हम डॉक्टर जो हमें मेडिसिन देते हैं एंटीबायोटिक्स, अगर हम वो पूरे अमाउंट में ना लें, उससे कम अमाउंट में लेते हैं, तो उसका नुकसान हमें क्या होता है कि जब नेक्स्ट टाइम फ्यूचर में अगर हम उस टाइम कम ले लेंगे, जितनी प्रिस्क्राइब डोज है उससे अगर हम कम ले लें, हम ठीक भी हो जाते हैं नो डाउट, लेकिन अगर हम उसे कम लेते हैं तो वो बैक्टीरिया जिसके अगेंस्ट वो एंटीबायोटिक हमें दी गई है वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं, वो अपने आप को दोबारा ग्रो करते हैं, और वो एंटीबायोटिक फ्यूचर में जब हम लेंगे, प्रिस्क्राइब डोज से अगर हम कम लेते हैं ना, तो फ्यूचर में जब भी हम लेंगे तो वो बैक्टीरिया उसके अगेंस्ट मरेंगे ही नहीं, वो बैक्टीरिया अपने अराउंड एक स्पेशल कवर बना लेते हैं जिससे अपने आप को रेजिस्टेंट कर लेते हैं, और वो एंटीबायोटिक हमारे नेक्स्ट टाइम उसी इन्फेक्शन में काम नहीं करती है। इफ़ दे आर टेकन व्हेन नॉट रियली रिक्वायर्ड, अगर हम मान लो हमें ज़रूरत नहीं है, हम वैसे ही एंटीबायोटिक खा रहे हैं, दे में किल सम यूजफुल बैक्टीरिया इन द बॉडी, इसकी वजह से हमारे कुछ अच्छे बैक्टीरिया भी ख़त्म हो जाते हैं। सो जितनी डॉक्टर बताएं उतनी ही प्रिस्क्राइब डोज में हमें एंटीबायोटिक्स लेनी चाहिए, ना उससे कम ना ही उससे ज़्यादा। कम लेंगे तो बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हो जाते हैं, वो नेक्स्ट टाइम वो एंटीबायोटिक हमारी बॉडी में काम नहीं करती है, और अगर ज़्यादा लेंगे तो अच्छे बैक्टीरिया हमारे किल हो जाते हैं। नेक्स्ट इसके बाद आता है हमारे पास व्हेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया और वायरसेस एंटर आवर बॉडी, जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया और वायरस जब हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, दे आर रिकग्नाइज्ड बाय स्पेशल काइंड ऑफ ब्लड सेल्स, ये इनको हमारी जो स्पेशल टाइप ऑफ ब्लड सेल्स होती हैं वो हमारी पहचान लेती हैं। दीज सेल्स गेट स्टिमुलेटेड, ये सेल्स स्पेशल सेल्स WBC जिनको हम कहते हैं, वो एक्टिवेट हो जाती हैं टू प्रोड्यूस द एंटीबॉडीज़, और वो एंटीबॉडी पैदा करने शुरू कर देती हैं। जब भी कोई बैक्टीरिया कोई वायरस हमारी बॉडी में जब एंटर करते हैं, तो जैसे ही हमारे बॉडी में जाएंगे, बॉडी में चाहे हमारे नोज़ के थ्रू जाएं, माउथ के थ्रू जाएं, ठीक है, खाने के थ्रू जाएं, जैसे भी जाएं, ठीक है, जाने के बाद वो हमारे ब्लड में जाते हैं। अब ब्लड में क्या है? ब्लड में RBC और WBC हैं। WBC क्या है? वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स क्या करते हैं? वो फटाफट से एक सोल्जर की तरह खड़े हो जाते हैं उनको किल करने के लिए, और उसको पहचान लेते हैं और स्पेशल प्रोटीन पैदा करते हैं। वो स्पेशल प्रोटीन का नाम क्या है? दैट इज़ नोन एज एंटीबॉडीज़। अब देखो दो टर्म्स आई हमारे पास, एंटीबायोटिक और एंटीबॉडीज़। एंटीबायोटिक तो केमिकल हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, और एंटीबॉडी स्पेशल प्रोटीन है जो हमारी बॉडी बनाती है, किसके अगेंस्ट? किसी बैक्टीरिया या वायरस के अगेंस्ट। सो एंटीबॉडीज आइडेंटिफाई एंड डिस्ट्रॉय सच, एंटीबॉडी क्या करते हैं? उस टाइप के बैक्टीरिया को किल करना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट है उसके बाद, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द बॉडी रिमेंबर द टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बॉडी जो है फर्स्ट टाइम मान लो हमें इन्फेक्शन हुआ तो बॉडी उसको याद कर लेती है कि ये वाला वायरस हमारी बॉडी में आया था, तो उसको इसको हमने किल करने के लिए इस तरह की प्रोटीन जो है वो पैदा करी थी। इफ़ द सेम माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर द बॉडी अगेन, अगर वैसा ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म दोबारा हमारी बॉडी में आएगा, इट गेट रिकग्नाइज्ड, और ये फटाफट से हमारी बॉडी उसको पहचान लेगी, ये तो पहले भी आया था, एंड डिस्ट्रॉयड मच फास्टर, और उसको बहुत ही जल्दी क्या कर देगी? ख़त्म कर देती है। एंड दिस इज कॉल्ड एज आर इम्यूनिटी, इसी को हम इम्यूनिटी का नाम देते हैं। सो इम्यूनिटी क्या है? इम्यूनिटी इज देयर फॉर द नेचुरल एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू हैव an inbuilt mechanism to resist and destroy the infection that some microorganisms may cause। तो ये हमारी एबिलिटी है बॉडी की, जिसकी वजह से हमारी बॉडी किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आसानी से पहचान लेती है और उसको किल करने के लिए एफर्ट्स करती है, एंड दिस इज़ नोन एज आर इम्यूनिटी, इसी को हम इम्यूनिटी कहते हैं। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास आता है इम्यूनिटी थ्रू वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन के थ्रू इम्यूनिटी दी जाती है। देखो अब वैक्सीनेशन कितनी आप भी सुन रहे हैं, वैक्सीनेशन क्या चीज़ होती है? वैक्सीनेशन क्या है? वैक्सीनेशन के थ्रू इम्यूनिटी कैसे दी जाती है? वैक्सीनेशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट वे टू बिल्ड अप इम्यूनिटी, ये हमारी इम्यूनिटी को बिल्ड करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वैक्सीन क्या होती है? वैक्सीन प्रोड्यूसेस इम्यूनिटी टू अ डिजीज़ बाय स्टिमुलेटिंग द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़। ये वैक्सीन क्या करती हैं? हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी पैदा करने की प्रोसेस करती है। वैक्सीन होती क्या है? सबसे पहले व्हाट आर वैक्सीन्स? वैक्सीन्स आर द सस्पेंशंस ऑफ किल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एक लिक्विड है वैक्सीन जिसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर दिया जाता है। ये कुछ उसी तरह से है जैसे सपोज माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनका अंदर का स्ट्रक्चर जो है वो किल कर दिया गया।
अब वो किल करने के बाद बाहर से सपोज माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखने में ऐसा है, जब ये हमारी बॉडी में जाएगा तो हमारी बॉडी के WBC इसको पहचान लेंगे, लेकिन ये अंदर से मरा हुआ है, ठीक है, डेड है, डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो जब इसको बॉडी में एंटर कराया जाता है तो जैसे ही इसको बॉडी के अंदर हमारे जो WBC हैं वो देखेंगे वैक्सीन्स को आते हुए, तो वो क्या कहें, उनको लगेगा कि ये तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आए हैं, बट एक्चुअल में तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है, वो तो मरे हुए माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। जैसे हमारी ब्लड सेल्स WBC जैसे ही उसको देखती है फटाफट से पहचान लेती है और फटाफट से उसको किल करने के लिए आ जाती हैं। WBC प्रोटीन्स रिलीज़ कर देती हैं, इम्यूनिटी रिलीज बनाती हैं हमारी बॉडी के अंदर, और जैसे ही इम्यूनिटी बनती है और जब उसको किल करने लगते हैं वो देखते हैं वो तो पहले से ही मरे हुए। इट मीन्स हमारी बॉडी रेडी हो जाती है वैक्सीन डालने से कि इस तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर फ्यूचर में आता है तो उसको आसानी से किल किया जा सके। सो वैक्सीन्स आर द सस्पेंशन ऑफ किल्ड और वीकंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वीक और किल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बॉडी में एंटर कराया जाता है और प्रोडक्ट्स द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग वैक्सीन इज़ बाय इनोक्यूलेशन। और मोस्ट कॉमन मेथड क्या होता है इसका, इनोक्यूलेशन। इंजेक्शन के थ्रू भी हम दे सकते हैं और ओरली भी उसको दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, डू यू नो, सबसे पहले एडवर्ड जेनर वाज एन इंग्लिश डॉक्टर हु पायनियर्ड द वैक्सीनेशन प्रोसेस। सबसे पहले वैक्सीनेशन को शुरू करने वाले कौन थे, दैट वाज द एडवर्ड जेनर। उसने डिस्कवरी करी थी 1796 में। कैसे करी थी, इनोकुलेशन विद काउ पॉक्स गेव इम्यूनिटी टू द स्मॉल पॉक्स। उन्होंने काउ पॉक्स को इनोकुलेशन विद द काउ पॉक्स वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे उनको बॉडी में एंटर कराया था, जिससे स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट हमारी बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप हुई थी। वाज एन इमेंस मेडिकल ब्रेक थ्रू एंड हैज सेव द काउंटलेस लाइफ। और इससे बहुत सारे लोगों की जानें बची थी। स्मॉल पॉक्स अब पूरी दुनिया से ख़त्म हो चुकी है। पहले स्मॉल पॉक्स उस टाइम पे आई थी, लोगों को इसने मतलब लोग इसकी वजह से बहुत मरने लगे थे, लेकिन काउ पॉक्स वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे वो बॉडी में एंटर कराए थे, जिससे स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट वैक्सीन इम्यूनिटी बॉडी को मिली थी। ठीक है बेटा, तो आज के लिए हम इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम, हैव अ नाइस डे।